हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो देखेंगे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग कि आज का टॉपिक है ताउते। ताउते एक चक्रवात है, आप भली बात परिचित होंगे। भारत में इससे क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या आर्थिक और अन्य वन्यजीव पर्यावरण से संबंधित आर्थिक मानवीय बहुत सारी क्षति पहुंची है, सब जानेंगे। कि चर्चा में था, मौसम विभाग को ये जानकारी पहले से प्राप्त थी कि ताउते एक जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भारतीय अरब सागर में उत्पन्न होगा, इससे भारतीय राज्य प्रभावित होंगे। तो भारत सरकार को ये सूचना मिलते ही भारत सरकार को क्या है, भारत सरकार की जो दूसरी विभाग जैसे एनडीआरएफ टीम ने पहले से ही वहाँ बहुत सारे प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड काम कर रखे थे, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से आसानी से निपटा जा सका। तो देखेंगे हम इस क्रम में। सबसे पहले ताउते के बारे में जानेंगे। और ताउते से पहले हम जानेंगे पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में ताउते के संदर्भ में बात करें तो ताउते आपको चर्चा करने से पहले हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, इससे पहले के वीडियो हमने एशियाई हाथी के बारे में चर्चा की थी, इससे संबंधित जो प्रश्न है तो देख सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं, इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीवों को संरक्षण देने में जो है कारगर साबित हुआ है। ऐसे आपको क्वेश्चन लगे बना सकते हैं, या ऐसे कहें संरक्षण देने में भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। यहीं से आप दो क्वेश्चन की राह मोड़ सकते हैं, दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहीं से कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, पहला पॉइंट है आपका कि भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, समीक्षा कीजिए। दूसरा कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को संरक्षण देने में जो है कारगर साबित हुआ है, समीक्षा कीजिए। अगर ठीक, क्योंकि एक जिससे बनने कहा है कि इस पर लगातार प्रयास करने की ज़रूरत होती है, जगह जगह जैसे समय के साथ क्या होता है, संशोधन करने की ज़रूरत होती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, जब अधिनियम बना था उस समय की पर्यावरणीय स्थिति कुछ और हो गई और पर्यावरण कुछ और होगा, तो अब पर्यावरण की स्थिति क्या है, इस हिसाब से आपको समीक्षा भी करनी है आंसर की राइटिंग में। तो देख सकते हैं, क्या आप इस मत से, इस बात से सहमत हैं। दूसरा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय वन्यजीवों के साथ साथ प्रवासी वन्यजीव, तो आपको बता दें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी प्रवासी आते हैं, ऋतु के अनुसार ऋतु परिवर्तन होती है, तो आपने देखा होगा केवलादेव में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो आते हैं, उनको भी संरक्षण दिया जाता है, उनको भी मारना। क्योंकि आप जब भारतीय सीमा में होते हैं, जैसे भारतीय संविधान के तहत जब कोई व्यक्ति भारतीय सीमा के अंदर होता है तो क्या होता है, भारतीय मूल अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जैसे विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, तो आपको अलग अलग। तो उसी तरफ से क्या है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी जैसे ही प्रवासी पक्षी भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उनको क्या है, सुरक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस क्रम में कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय वन्यजीवों के साथ साथ प्रवासी वन्यजीवों की सुरक्षा और उनको संरक्षण, क्योंकि सुरक्षा ही देना नहीं है, संरक्षण भी जरूरी है। संरक्षण का मतलब है वो यहाँ किस लिए आते हैं, किस काम को आते हैं, तो उनको संरक्षण में तहत वो, क्योंकि इकोलॉजिकल रूप से, पर्यावरण रूप से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक सिस्टम बना हुआ है, जो इसमें ये जो सहायक हैं पशु पक्षी, तो इसमें सुरक्षा और संरक्षण देने में ये सक्षम किस प्रकार हैं। साथ ही यह भी आप बताएंगे कि आईयूसीएन के बारे में आपने सुना होगा, 1948 में गठित हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके तहत 72 में बनता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, लेकिन 48 तो आईयूसीएन में आप देखेंगे पहले से ही भारत शामिल था। तो आईयूसीएन की एक रेड लिस्ट जारी होती है, उस रेड लिस्ट में क्या है, सब कैटेगरी हैं। उस कैटेगरी में आप देखोगे
कि किस तरीके से भारतीय हाथी के संदर्भ में ये टॉपिक था। तो हाथियों को किस तरीके से संरक्षण मिला है, वर्तमान में किस लिस्ट में शामिल है। तो आप देखेंगे इंडेंजर्ड की बात हो रही थी, तो आप देखेंगे रेड लिस्ट में भारतीय हाथी शामिल है। हमने आपको ये भी बताया था भारतीय हाथी के साथ साथ एशियाई हाथियों में आप सुमात्रा हाथी हो चाहे श्रीलंकाई हाथी हो, और आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन नहीं था कि भारतीय महाद्वीप पे स्थलीय महाद्वीप में जो है एशियाई हाथी सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। तो आपको बता दें, तो आप देखेंगे इसी संदर्भ में भी आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने ये पॉइंट ये बताया कि यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो IUCN की भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस प्रकार भूमिका निभाता है, आप चर्चा कीजिए। इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अब हम शुरुआत करेंगे ताउते। तो ताउते के संदर्भ में देख सकते हैं। ताउते से तो आप भली बात परिचित होंगे, ते से भले ना परिचित हों, ताऊ से भली बात परिचित होंगे। भारत में बहुत फेमस नाम है ताऊ। तो आप देखेंगे चर्चा में हाल ही में मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अरब सागर में उत्पन्न हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते भारतीय राज्यों से टकराया। आपको बताते हैं भारत के कई जो है स्थलों में ताउते नाम के आप देख सकते हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो ताऊ नाम उनको बोलते हैं, ताउते हैं। ताऊ और भी होते हैं, दुनिया में अजीब अजीब लोग होते हैं, तो उन्हें भी ताऊ बोल सकते हैं कि यार ताऊ क्या कर रहे हो, ये मजाक है। लेकिन हम ताउते की बात कर रहे हैं, हम चक्रवात की बात कर रहे हैं। तो इस चक्रवात में आप देखेंगे कि चक्रवात में क्या ऐसा चक्रवात है, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अरब सागर में उत्पन्न हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते भारतीय राज्यों से टकराया। तो ताउते के संदर्भ में देख सकते हैं कि ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इस क्रम में आप ये भी पता लगा लीजिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के साथ साथ और कौन कौन से चक्रवात होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके केंद्र में दाब बनता है कि बाहर की ओर दाब बनता है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बनाना ही पड़ेगा। इसकी उत्पत्ति क्षेत्र आप देख सकते हैं अरब सागर है, तो एक तो अरब सागर हो गई, ठीक। तो दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। अगर यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं तो यहाँ कौन सा बनेगा, दोनों सेम बनेंगे। ठीक, ऐसे भी हो सकता है या अलग अलग बन सकते हैं। यह चक्रवात तेजी से भारतीय तटीय राज्यों से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र से टकराया, क्योंकि अरब सागर में उत्पन्न हुआ। तो अरब सागर में उत्पन्न होने की वजह से इन तटीय राज्यों में टकराया। और आप देखेंगे कि इनकी ओर बढ़ा और भारतीय तटीय राज्यों अरब सागर में चक्रवात ताउते से मानव जीव एवं पर्यावरण के साथ साथ इसने क्या हुआ, आर्थिक क्षति पहुंचाई। बहुत सारे पेड़ पौधे, मानवीय क्षति भी पहुंची, आर्थिक क्षति पहुंची बहुत सारी। तो आप देख सकते हैं इसके लिए भारत सरकार ने क्या है, एक पैकेज जारी किया है ताउते के लिए कि जाओ तो आपके लिए एक पैकेज जारी करते हैं जिससे वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो सकें। भारतीय प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर जो उच्च स्तरीय बैठक की आप देखेंगे, ताकि इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। पहले से ये बैठक हो चुकी थी क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसी जानकारी दे दी थी। आप ये भी देखेंगे सरकार ने इन तटीय राज्यों में NDRF एक टीम होती है आपदा प्रबंधन के तहत, आप देखेंगे टीमों को पहले से यहाँ तैनात कर दिया था कि आप यहाँ की क्या है, लोगों की सुरक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, लोगों और देखेंगे जो जंतु हैं, जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी भी आप देखेंगे। NDRF टीम क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सुरक्षा NDRF टीम के तहत की जा सकती है। तो आप देखेंगे वो भी क्या है, अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो NDRF टीम मानव के साथ साथ वहाँ के पशुओं को, वहाँ के टिगर जो भी रिजर्व एरियाज हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करती है। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में, क्योंकि जिस एरिया में ये आता है सिर्फ वहाँ मानव ही निवास नहीं करते, मानव के साथ साथ वहाँ क्या है, वन है, जीव हैं, ठीक है। तो सभी को संरक्षण देना होता है। उल्लेखनीय है कि इस चक्रवात को म्यांमार ने क्या दिया था, ताउते नाम दिया था। तो आप देखेंगे अलग अलग देश की बारी बारी नाम आता है कि कौन देश कौन सा नाम देगा। तो म्यांमार ने इस नाम का निर्धारण किया था कि अगला जो ताऊ, ऐसा नहीं है कि जब चक्रवात आने वाला था तभी, नहीं, जो भी चक्रवात आता है उससे पहले ही उसका नाम तय हो जाता है। बस जैसे ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो उसको नाम बदल दिया जाता है कि ये ताउते है। तो आप देखेंगे क्या होते हैं चक्रवात, तो देख सकते हैं एक वायुमंडलीय दबाव, चारों ओर गर्म हवा, तेज़ी से आंधी। तो आप देखेंगे क्या होगा,
जैसे इस एरिया में है तो आप देख सकते हैं यहाँ निम्न दाब बनेगा, पहले निम्न दाब बना तो इस एरिया की जितनी वायु होगी तो वो सब क्या होगा आके यहाँ भरने के लिए। तो देखोगे तो एक वायुमंडलीय दबाव के चारों तरफ गर्म हवा तेज़ी से आंधी के चक्रवात जो है कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवा की तेज़ी से आंधी के रूप में या चक्रवात के रूप में सामने आती है। इसे कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। तो आप क्या है भारत को तरबूज की जैसे काटते हैं वैसे ही आप अगर दो तरबूज हिस्से में काट दो तो एक गोलार्ध होता है दक्षिणी गोलार्ध, एक होता है ये देखिए ये तरबूज मान लेते हैं इसे हम, या अंडा मान लीजिए, तरबूज मान लीजिए, या मान लें 8 बनाते हैं, ठीक है न्यूमेरिक भाषा में। तो ऊपर वाला गोला अलग कर दीजिए, नीचे वाला गोला अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, एक संकल्पना है कि इस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध 2 गोलार्ध बनते हैं। तो इसी गोलार्ध को आप देखोगे क्या होगा, इस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध नाम दिया गया, इस गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया गया। इस संदर्भ में देखेंगे तो इसी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। तो इस गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो घड़ी की सुई, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है देख सकते हैं इस तरीके से। और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, मतलब इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है आप देखोगे 0 अंश से ऊपर की ओर नीचे की ओर तो जो भी हवाएं चलती हैं तो आप देख सकते हैं चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं जो भी हैं, क्योंकि भारत में क्या है एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ क्या है उष्ण जो है अरब सागर है, तो दोनों ही जगह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है या बनती है। आप देखेंगे इसी के तहत आप देखेंगे ज़्यादातर चक्रवाती जो तूफान हैं बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों को हरिकेन, टाइफून आदि के नाम को आप देख सकते हैं जाना जाता है इस गोलार्ध के नाम के साथ। आप ये भी देखेंगे कैसा होता है चक्रवात का नामकरण, तो आप इसे देख सकते हैं। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक आयोग के चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात नाम रखा जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि जो मौसम विश्व मौसम संगठन है, आप इसे देख सकते हैं कि विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं चक्रवात नाम रखा जाता है। बंगाल की खाड़ी में आप जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी आपको दिखाई पड़ेगा क्या कि अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण 13 देश मिलाकर करते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी देश आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ भारत ही है, भारतीय उपमहाद्वीप इन 2 खाड़ियों में या हिंद महासागर में आप देखेंगे इनके आसपास के जो द्वीप हैं महाद्वीप में आते हैं या अन्य देश शामिल आते हैं। बंगाल की खाड़ी में और भी देश आते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जो नामकरण 13 देश, तो आप देखेंगे कहीं ना 13 देश मिलकर करते हैं। इन देशों की ओर से सुझाए गए नामों को पहले अक्षर के अनुसार उनके क्रम तय कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से चक्रवात तूफान नाम रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनका क्रम तय कर दिया जाता है। पहले जो नाम है उनका नाम सुझाया जाता है तो उनका पहला अक्षर जो है उनका क्रम दिया डिसेंडिंग, एक कहीं ना कहीं रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि उनका क्रम तय किया जाता है, उसी के हिसाब से चक्रवाती तूफानों के नाम रखे जाते हैं। आप देखेंगे चक्रवाती जो है चक्रवातों के नाम रखने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधन, मीडिया और आम लोगों में हर चक्रवात को अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है। इसके जागरूकता फैलाने में आसानी होती है। आप इसे देख सकते हैं। भारत में चक्रवातों से निपटने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो पहला है मौसम एवं जलवायु परिवर्तन या जलवायु पूर्वानुमान की चेतावनी या प्रणाली, इसे देख सकते हैं। पहले पिछले 10 वर्षों में भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में
कई प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव हुए। मौसम संवेदी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमान से जुड़ी जो प्रणाली को उन्नत बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, जो मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की जो चेतावनी थी उसे देख सकते हैं। क्या क्या भारत सरकार ने निपटने के प्रयास किए हैं इससे रिलेटेड। क्या ऐसे ही सेम एनडीआरएफ की जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है इसके एक अधिनियम है, आप इसमें देखेंगे क्या यही सब कार्य लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की चेतावनी प्रणाली जो है पिछले 10 वर्षों में भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मौसम संवेदी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमान से जुड़ी प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। आप इसे देखेंगे, भारतीय मौसम विभाग ने 27 जो है डॉपलर मौसम, तो डॉपलर एक प्रक्रिया है, आप देखेंगे डॉपलर क्या है, ध्वनि के संदर्भ में काम होता है, तो एक रडार के संदर्भ में मौसम रडार है। तो भारतीय मौसम विभाग आईएमडी 27 मौसम जो है डॉपलर मौसम रडार जो 711 स्वचालित मौसम केंद्रों में देख सकते हैं, इनके स्टेशन बने हुए हैं इनसेट, आप इनके ज़्यादा ना जाने कि इसकी जानकारी जहाँ से प्राप्त होती है वो डॉपलर मौसम रडार है उसके द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका नाम है 27 डॉपलर मौसम रडार। इसके साथ ही आप देखेंगे या डॉपलर मौसम रडार भी कह सकते हैं। इसके तहत क्या है, बहुत सारे स्वचालित मौसम केंद्र हैं, स्वचालित 1350 गेज स्टेशन हैं, इनसेट हैं। ये भारत सरकार के प्रयास हैं मौसम विभाग के तहत या मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए। आप देखेंगे अन्य उपग्रहों के अलावा कई अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियां और उपकरणों के द्वारा मौसम संवेदी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमानों के कार्यक्रमों की काफ़ी उन्नत बनाया गया है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि वैश्विक एवं क्षेत्रीय मॉडल द्वारा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सटीक बनाने में भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक भारतीय मौसम विभाग है भारत सरकार का, ये मौसम की सही जानकारी देने के लिए ये या मौसम से संबंधित पूर्व सूचना देने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए या उस चक्रवात जो समुद्रों में घट रही घटनाओं को जानने के लिए ऐसे मौसम विभाग आपको सूचनाएं पहले से ही देता है। इसी के तहत ऐसा नहीं कि मौसम विभाग को, तो मौसम विभाग के लिए भी भारत सरकार क्या है बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रखी है। उस सैटेलाइटों के माध्यम से भारत सरकार के जो मौसम विभाग है वो जानकारी प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान के लिए कई वेधशालाएँ सहित आप देखोगे पायलट बैलून वेधशालाएँ हैं, ठीक है, वेधशालाएँ हैं और तटीय उत्प्लवाकों हैं, ओजोन केंद्रों हैं, जलवायु संदर्भ केंद्र हैं, तड़ित संवेदक सहित 21 परंपरागत वेधशालाएँ आंकड़े ऐसा एकत्रित करते हैं। तो मौसम विभाग भी कई जगह केंद्रों से ऐसे आंकड़े एकत्रित करके एक एनालिसिस करके आपको सूचना देते हैं। दुनिया भर में आप देखेंगे 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं दुनिया भर के। तो आपसे कभी ये पूछा जा सकता है पीटी में क्वेश्चन कि दुनिया जो है पूरे विश्व में कितने क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र हैं, तो पीटी फैक्ट के में पूछा जा सकता है, वैसे पूछा जा सकता, नाम पूछे जा सकते हैं कहाँ कहाँ हैं। तो 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र TCWC है। आप देखोगे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए परामर्श जारी करने और नामकरण करने के लिए स्थापित किया गया है। भारत मौसम विभाग या मौसम विज्ञान उन 6 RSMC में से एक है जो बांग्लादेश है, भारत है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है, यमन सहित WMO ESCMO पैनल में शामिल 13 सदस्य देशों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान के बारे में परामर्श जारी करता है। आप इसको देख सकते हैं कि भारत मौसम विभाग उन 6 जो है RSMC में से जो केंद्र हैं बताए थे, दुनिया के 6 केंद्र ऐसे हैं, तो उनमें से एक प्रणाली भारत में है। जो बांग्लादेश, भारत के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखोगे बांग्लादेश, भारत, ईरान, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन सहित ये सभी क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले देश हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ जो भी तब चक्रवात उत्पन्न होंगे वो सभी WMO या देख सकते हैं या उनके तहत आएंगे। पैनल में 31 13 देश शामिल हैं इसमें,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान के बारे में परामर्श जारी करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। आप देखोगे कि RSMC नई दिल्ली को बंगाल की खाड़ी, BOB अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर आयनों से विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए भी अधिकृत किया गया है। आप इसको भी देख सकते हैं। इसके तहत ही वर्ष 2014 में आप देखोगे क्या है, IMD ने एक जो है SMS आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। आप इसे भी देखेंगे, जो कि आने वाले चक्रवात की स्थिति में लोगों को सचेत करने और तैयार करने में सक्षम बनाती है। आप इसे देखेंगे। NDMA ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना जो शुरू की है, NCRMP, तो आप देखेंगे नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत IMD और तटीय राज्यों की राज्य सरकारों से साथ मिलकर NDMA एक वेब आधारित डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस जो तैयार किया है, विकसित किया है। आप इसे देख सकते हैं। जो इसका ऑफिस आप देख सकते हैं जो मौसम विभाग का है, तो RSMC का जो ऑफिस है नई दिल्ली है। आप इसे देखेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी BOB और अरब सागर जो उनके संक्षिप्त नाम है ये। इसके साथ ही आप देखेंगे उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय जो नामकरण हैं, तो उत्तरी हिंद महासागर आप देख सकते हैं। उसमें जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनके नामकरण के लिए ये जो आपको इंस्टीट्यूट या जो केंद्र है नई दिल्ली स्थित RSMC जो है ये इनका तैयार करता है। इसमें 13 देश आपको बताए हैं, इन नामकरण देते हैं। और एक चीज़ बताए थे, इस परियोजना में आप ये भी देखेंगे जो एक परियोजना चल रही है, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना। ये क्वेश्चन आपसे PT में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस परियोजना के तहत आप देखोगे IMD और तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ मिलकर NDMA एक वेब आधारित डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस तैयार किया गया है। तो इसी को कहते हैं वेब DCRA। तो देख सकते हैं वेब DCRA विकसित किस तरीके से किया जा रहा है। इसरो ने ओशनसैट 2 के विकिरणमापी आंकड़ों से निर्मित वायु प्रतिमानों के प्रयोग द्वारा एक ऐसा मॉडल तैयार किया है। आप इसे देख सकते हैं जो कम दबाव को चक्रवातों में बदलने से उसका पूर्वानुमान लगता है। हाल ही में आप देखोगे IMD के महानिदेशक हैं डॉक्टर जो है मृत्युंजय महापात्र। आपसे वनडे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्द ही आप देखोगे भारतीय मौसम विभाग एक दमदार प्रभाव आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा। ये सभी आप क्या करेंगे, मेंस आंसर में ऐसे आंसर राइटिंग करेंगे। उस समय आप क्या है सकारात्मक रूप से और क्या क्या प्रयास किए जाने की भारत सरकार की संभावना है, भारत सरकार इसमें क्या क्या प्रयास कर रही है, जब आप ऐसा लिखें तब इसी तरीके के पॉइंट इसमें डाल दें तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा या अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रभाव आधारित चक्रवाती क्या करेगा, चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य होगा भारतीय तटों से टकराने वाले चक्रवातों के कारण हर साल होने वाले आर्थिक संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके, ऐसा काम करेंगे। इस नई प्रणाली में और क्या काम किया जाएगा, देखोगे स्थान या जिला आधारित चेतावनी तैयार की जाएगी और उसे प्रसारित किया जाएगा। चेतावनी में आप देखोगे स्थानीय आबादी और बुनियादी ढांचे, बस्तियों, भूमि उपयोग आदि पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियां संबंधित जिलों के लिए क्या करेंगी, कार्टोग्राफिक भूवैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल डेटा का व्यापक उपयोग करेगी। तो आप देख सकती हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगी, कार्टोग्राफिक भूवैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल डेटा का व्यापक उपयोग कर रही हैं। आपदा राहत कार्य क्या होता है, तो आप देखेंगे जब ऐसी कोई घटना घट जाए पहले से आपदा दे दो या राहत कार्य दे दो या बाद में दो, तो देखेंगे ये राहत कार्य के रूप में गिने जाते हैं कि आपदा आने वाली है तो राहत कार्य में किए गए प्रयास, ठीक है। आपदा आ चुकी है तब भी आप राहत कार्य देंगे। तो आपदा प्रबंधन प्रणाली, आपदा प्रबंधन अधिनियम आप देख सकते हैं बना हुआ है 2005। आज़ादी के बाद से ही भारत में क्या है, प्राकृतिक आपदाओं की तैयारियों को खासा ध्यान दिया गया है, आप इसे देखेंगे। लेकिन साल 2005 में देखेंगे
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जरिए आपदा क्षेत्र में व्यापक पहल की गई। इस कानून के तहत कुदरती और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए अलग अलग एजेंसियों की भूमिकाएं तय की गईं। देश में आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी एजेंसियां गृह मंत्रालयों के अधीन काम करती हैं। तो आप जा सकते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो तो गृह मंत्रालय की साइट पर बाकायदा इसका देखेंगे, मैकेनिज्म भी दिया गया है, अधिनियम के बारे में भी दिया गया है। और आप जाएंगे गृह मंत्रालय की साइट में तो क्या होगा, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिलना हो, क्योंकि आपदा प्रबंधन भी एक इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। क्योंकि आप क्या है, जब भी कोई ऐसी कोई असुरक्षा होगी तो आप आपदा प्रबंधन के तहत वहाँ राहत कार्य कर सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं, इन चीज़ों को जान सकते हैं। इसके साथ ही आप जाएंगे हमारे देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर आप देखेंगे, जिस तरीके से क्या है पंचायती राज में जाते हैं तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए आप इधर भी। तो जिला स्तर पर आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDM महत्वपूर्ण भूमिका होती है। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ये होती है, आपको पता होना चाहिए। ये जिला कलेक्टर के अधीन होती है। दूसरे स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और तीसरे स्तर पे आपको पता ही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके मुखिया कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, देखिए प्रमुख होंगे। और आप ये भी देखेंगे ये सभी एजेंसियां समय समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों से समीक्षा करती हैं। आप देखेंगे इनकी क्या होगी। इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी को की सूरत में आप देखेंगे हाल ही में निपटने के लिए रोड मैप भी तैयार करती हैं, तो इनका रोड मैप तैयार होता है। इसके साथ जाएंगे भारत में किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF का गठन किया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि NDRF का गठन किस तरीके से किया गया है। किसी भी बड़ी त्रासदी की सूरत में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की मदद से ली जाती है। आप देखेंगे भारतीय मौसम विभाग के तहत आप जाएंगे, भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मुख्यालय नई दिल्ली है। PT में क्वेश्चन बनेगा, ठीक। दूसरा ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दूसरा क्वेश्चन PT का। तीसरा यह चक्रवात चेतावनी जो देखेंगे प्रभाग कहेंगे डिवीजन या जो चक्रवात के संदर्भ में अध्ययन करता है। तीसरा PT का पॉइंट या क्वेश्चन आप देख सकते हैं। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 आप देखेंगे क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। कौन सा, IMD, जो इसका केंद्र कहाँ है, भारत में नई दिल्ली में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये भी क्वेश्चन बनता है PT में। और इससे रिलेटेड अब हम मेंस के 2 क्वेश्चन या इससे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखेंगे कि चक्रवात से आप क्या समझते हैं, चक्रवात क्या समझते हैं। आपको बताया कि चक्रवात प्रक्रिया कैसे बनते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, भारत इसके लिए कौन से मौसम की आवश्यकता होती है, कौन से दाब की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उसी है। तो आप देखेंगे जो चक्रवात ये है आप देखेंगे, फिर इसके बाद जाओगे तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप समझते क्या हैं तो उसमें बताओगे, पहले बताओगे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाइए। फिर इसके बाद आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात पे जाओगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते बताने से पहले आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की परिस्थितियाँ बना दीजिए कि ये कैसे बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप इसके लिए क्यों अनुकूल है, ठीक है। या आप देख सकते हैं उत्तरी हिंद महासागर क्यों अनुकूल है, या हिंद महासागर में क्यों अनुकूल आते हुए हैं, या अन्य महासागरों में आपको अगर जानकारी हो तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को पुट आउट कर सकते हैं। या आंसर राइटिंग में आप दिखा सकते हैं कि इसका संबंध समुद्र के अन्य महासागरों से कैसे जुड़ा हुआ है, वो भी बता सकते हैं आप। दूसरी चीज़ आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो ताउते है की उत्पत्ति और मौसम जो उत्पत्ति तथा भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए, ठीक है। जो चक्रवात आया था इसकी क्या प्रभाव पड़े, भारत सरकार ने इस पर पहले से क्या काम किए, बाद में इसके लिए और क्या क्या काम किए, आप इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा में जो कमी रह गई हो वो आलोचना कर दीजिए, जो अच्छी चीज़ हो वो सकारात्मक लीजिए, और जो किया जाना चाहिए समीक्षा में किया जाना भी चाहिए शामिल होता है तो उसको भी आप शामिल कर दीजिए। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते ने भारतीय तटीय राज्यों को किस प्रकार प्रभावित किया और इन्होंने
इससे चक्रवाती आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए कौन कौन से प्रयास किए गए। आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बताएं चक्रवात से क्या समझते हैं। जब ऊपर चक्रवात को समझे थे वही नीचे वाले में आपको समझा देना है, ठीक। इस प्रक्रिया में क्योंकि क्वेश्चन का आगे चल के डायमेंशनल बदल रहा है, इस क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, आप इन्हें देख सकते हैं। इस उत्पत्ति के क्रम में आप देंगे तो चक्रवातों से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन विभाग के तहत किए गए प्रयासों की क्या है, समीक्षा कीजिए। आप इन विभागों के तहत इनकी समीक्षा कर सकते हैं। इन समीक्षाओं में आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपके पास एनालिसिस डाटा, कहीं से आंसर राइटिंग, या हमने जो भी आपको करंट अफेयर्स बताया इसमें आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे कि इस आंसर को आप पूरा कंप्लीट अपने वर्डों में कर सकते हैं। शब्द सीमा के अंदर, शब्द सीमा के साथ, शब्द सीमा के बाहर नहीं। आप हालांकि लिखना चाहें तो शब्द सीमा के बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। सजेशंस कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।